स्टार्ट। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरि का फांसी पर लटकना एक गंभीर सामाजिक विकृति की तरफ इशारा करता है। स्टॉप। ऐसी विकृति जो आम तौर पर करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति के लिए होने वाले विवाद से उभरती है। स्टॉप। साधु संतों के बीच वर्चस्व की लड़ाई तो सदियों से रहती आई है, लेकिन संपत्ति के विवाद में खूनी जंग का नया खेल आज के दौर में कुछ अधिक ही बढ़ गया है। स्टॉप। देश के 13 प्रमुख अखाड़ों की परिषद के अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र गिरि का संत समाज में विशेष सम्मान रहा है। स्टॉप। साधु संतों के बीच उठने वाले विवादों को निपटाने में पारंगत माने जाने वाले गिरि अपने मठ के विवाद को क्यों नहीं सुलझा पाए। स्टॉप। यह सवाल समाज के साथ साथ सरकार के लिए भी विचारणीय है। स्टॉप। गिरि का कथित सुसाइड नोट संपत्ति के विवाद की कहानी से जुड़ा माना जा सकता है। स्टॉपेरा। गिरि की संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या से कुछ और भी सवाल खड़े होते हैं। स्टॉप। इनका जवाब खोजना भी जरूरी है। स्टॉप। बड़ा सवाल यह कि क्या मठ मंदिरों अथवा अन्य धार्मिक स्थलों की संपत्ति और आमदनी पर नज़र रखने के लिए कोई कानून है। स्टॉप। और अगर है तो क्या इसका पालन होता है। स्टॉप। नरेंद्र गिरि का अपने शिष्य आनंद गिरि के साथ लंबे समय से विवाद चल रहा था। स्टॉप। गिरि के शिष्यों और परिजनों का मानना है कि वे आत्महत्या जैसा कदम उठा ही नहीं सकते थे। स्टॉप। इनका आरोप है कि यह सुनियोजित हत्या है जिसे आत्महत्या का रूप दिया गया है। स्टॉपेरा। मठ मंदिरों अथवा अन्य धार्मिक स्थलों के पास संपत्ति पहले भी थी, लेकिन नियमित आमदनी नहीं थी। स्टॉप। अब अनेक धार्मिक स्थलों की महीने की आमदनी करोड़ों रुपए की है। स्टॉप। जाहिर है कि चढ़ावा व चंदा बढ़ने के साथ साथ आपसी विवाद भी बढ़ने लगे। स्टॉप। धार्मिक स्थलों की जमीनों का उपयोग व्यावसायिक कार्यों में भी होने लगा। स्टॉप। जमीनों की खरीद बेचान में लगे बिल्डरों से भी साधु संतों के संबंध बढ़ने लगे। स्टॉप। आपसी विवाद की कहानी की शुरुआत यहीं से होने लगी। स्टॉपेरा। महंत नरेंद्र गिरि की संदिग्ध मौत पर सिर्फ अफसोस जताने से कुछ नहीं होगा। स्टॉप। महंत ने कथित सुसाइड नोट में जो मुद्दे उठाए हैं उनकी जांच से ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा। स्टॉप। आस्था के इन स्थलों को लेकर साजिश की ऐसी खबरें विचलित करने वाली ही होती हैं। स्टॉप। धार्मिक स्थलों पर संपत्ति विवाद से बचने के लिए कानूनी दायरे में रहकर कुछ नियम भी बनाए जाने चाहिए। स्टॉप। इसके लिए संत समाज को भी विश्वास में लिया जाए। स्टॉपेरा। निर्माण क्षेत्र में नदी की रेत या बालू की अत्यधिक मांग है। स्टॉप। एक अनुमान के अनुसार 2025 तक भारत में करीब 2 अरब टन नदी की रेत की ज़रूरत होगी। स्टॉप। अवैध और अवैज्ञानिक रेत खनन भारत में सबसे बड़ी पारिस्थितिकी आपदाओं में से एक है। स्टॉप। रेत प्राकृतिक रूप से बारीक विभाजित चट्टान और खनिज कणों से बनती है। स्टॉप। नदी की रेत खुद को फिर से भरने की क्षमता रखती है, लेकिन अगर खनन की दर बहुत ज़्यादा हो तो नदियाँ खोदे गए गड्ढों को दोबारा नहीं भर पाती हैं। स्टॉप। निर्माण के लिए नदी की रेत को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि इसकी गुणवत्ता बेहतर होती है। स्टॉप। मुश्किल यह है कि इसकी नदी और उसके आसपास रहने वालों को भारी कीमत चुकानी पड़ती है। स्टॉप। अत्यधिक रेत खनन नदी के तल को बदल सकता है
और नदी को रास्ता बदलने के लिए मजबूर कर सकता है, किनारों को नष्ट कर सकता है और बाढ़ का कारण बन सकता है। गहरी खुदाई और रेत उठाने से नदी तल में तालाब बन जाते हैं, जिससे बाढ़ के दौरान नदी का रास्ता बदलने का खतरा पैदा हो जाता है। यह नदियों और नदी के किनारे बसे गांवों के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। भारी मशीनों के उपयोग से क्षेत्र की प्राकृतिक स्थलाकृति में परिवर्तन आ रहा है। यह भूजल पुनर्भरण को प्रभावित करने के अलावा जलीय जानवरों और सूक्ष्म जीवों के आवास को भी नष्ट कर देता है। प्रजनन वाले घड़ियालों और कछुओं के लिए अवैध रेत खनन सबसे बड़ा खतरा बन रहा है। रेत के किनारों का खनन इनके लिए विनाशकारी है। इसकी वजह यह है कि घड़ियाल और कछुए अपने अंडे रेत की क्यारियों के नीचे देते हैं, लेकिन अवैध रेत खनन उनके घोंसलों को नष्ट कर देता है। चिंताजनक बात यह है कि 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चल रहे राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में सबसे अधिक संख्या में पाए जाने वाले घड़ियाल मानवीय हस्तक्षेप से हार रहे हैं। बालू की निकासी को लेकर दिशा निर्देशों में कहा गया है कि निकाली गई बालू की मात्रा, उसकी पुनः पूर्ति दर और नदी की चौड़ाई के अनुपात में होनी चाहिए। खनन के लिए भारी मशीनों के उपयोग की मनाही है और मैन्युअल खनन को प्राथमिकता दी गई है। अवैध खनन की जांच के लिए नदी किनारों का सीमांकन और जीपीएस सक्षम वाहन के उपयोग का सुझाव दिया गया है। प्रशासन कई बार अवैध रेत खनन को रोकने के लिए रेत से लदे ट्रक को जब्त करता है और वाहनों के मालिकों पर जुर्माना लगाता है। स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी और रेत भंडार के नियमित ऑडिट की भी सिफारिश की गई है। इन दिशा निर्देशों का पालन अमूमन नहीं हो पाता है, क्योंकि प्रवर्तन और निगरानी तंत्र कमज़ोर है। रेत खनन के लिए पर्यावरण मंजूरी देते समय राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण SEIAA द्वारा तय की गई शर्तों की अनुपालन की निगरानी में खनिज संसाधन विभाग की विफलता साफ दिखती है। पर्यावरण पर रेत खनन गतिविधियों के प्रभावों का आकलन और पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रति राज्य सरकारों की प्रतिबद्धता नज़र नहीं आती। कुछ राज्य निर्माण उद्योग की लगातार बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए चट्टानों और खदान के पत्थरों को तोड़कर उत्पादित रेत जैसे विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। अवैध रेत खनन को रोकने के लिए राज्य सरकारों को नई खनिज और रेत नीति बनानी चाहिए। कुछ कंपनियों के एकाधिकार को खत्म करने और ग्रामीण स्तर की समितियों के लिए रोजगार पैदा करने के साथ साथ रेत खनन के पर्यावरणीय नुकसानों को भी कम करना होगा। लंबे समय बाद ज़्यादातर स्कूल खुल गए हैं। छोटे बच्चे भी अगले सप्ताह से विद्यालय जाने लगेंगे। बिना परीक्षा दिए बच्चे अगली कक्षाओं में चले गए, पढ़ाई पीछे छूट गई। इससे आने वाले समय में शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों को ही मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। एक और जहां बच्चों का अगली कक्षाओं में नहीं भेजना उनके साथ नाइंसाफ़ी होती, तो बिना पढ़े अगली कक्षा में चले जाने से नई तरह की समस्याएं सामने आएंगी।
ऐसे हालात में ज़रूरी है कि पाठ्यक्रम में थोड़ा लचीलापन लाया जाए। स्टॉप। खास तौर पर छोटी कक्षाओं के लिए तो यह नितांत आवश्यक है कि उन्हें पिछली कक्षाओं का पाठ्यक्रम भी थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाया जाए। स्टॉप।